हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ऑल गुड। चलिए बच्चों, तो फिर स्टार्ट करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, अभी तक आपने जितना पढ़ा है बच्चों, उसमें आपने इंडिविजुअल एटम के बारे में सब पढ़ लिया कि एटम के अंदर क्या होता है, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल दैट थिंग्स। फिर आपने ये सीख लिया कि एटम के साथ कौन कौन सी प्रॉपर्टी जुड़ी हुई होती है, मतलब उसका रेडियस क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। ये सब चीज़ें आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा कि एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं, एटम कैसे कंबाइन होते हैं, एटम का शेप क्या होता है, राइट, या मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है। ये सब आपने सीखा बच्चों केमिकल बॉन्डिंग में। बट इतना बात ध्यान रखना बच्चों कि जो ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट, कोई भी आपको स्टेट दिया हुआ या कोई भी चीज़ दिया है, तो उसका जो भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है ना, वो कभी इंडिविजुअल पार्टिकल का नहीं होता। आप कभी भी इंडिविजुअल पार्टिकल का कोई भी प्रॉपर्टी ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। अब जो प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करोगे ना, वो सारी प्रॉपर्टी बल्क की होगी। बल्क मतलब जब ग्रुप ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल जमा होंगे, राइट, उससे जुड़ी हुई प्रॉपर्टी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, राइट। तो पहला मैं एक छोटा सा पॉइंट लिखूंगा बच्चों कि जितने भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज है, दे ऑल आर एसोसिएटेड विद बल्क। ऑल द ऑब्जर्वेशन प्रॉपर्टीज आर एसोसिएटेड विद बल्क। बल्क किसका? बल्क ऑफ एटम्स या बल्क ऑफ मॉलिक्यूल्स या बल्क ऑफ आयंस, यू कैन से, राइट। ओके, जैसे कि अगर आप इंडिविजुअली बच्चों बात करो बॉइलिंग की, तो आप इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को बॉयल नहीं कर सकते हो। हाँ, बट यू कैन बॉयल द ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल। ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल को आप बॉयल कर सकते हो, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को आप बॉयल नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर वाटर की बात करोगे, इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल कभी वेट नहीं करता है, बट द बल्क ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इट विल वेट द सरफेस, राइट। ओके, तो हमें इस चीज के अंदर बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमें ये पढ़ना है कि मॉलिक्यूल किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे, राइट। हमने बहुत बेसिक से चालू किया था। पहले चालू किया एटम के अंदर क्या है, फिर देखा एटम की क्या प्रॉपर्टी है, फिर देखा एटम किस तरह से जुड़ के मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूल किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे, समझे आप, राइट। तो आपको बेसिक चीज पता होगा बच्चों कि बेसिकली आपके 3 स्टेट्स होते हैं, राइट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सिंपल से एग्जांपल लो बच्चों वाटर का, तो वाटर एग्जिस्ट एज आइस, इट एग्जिस्ट एज लिक्विड वाटर, इट एग्जिस्ट एज वेपर, वाटर वेपर, राइट। इन सब के अंदर बच्चों वाटर का फॉर्मूला तो सेम ही रहना है H2O, बट सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत अलग अलग है। दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। ओके, चलिए, सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, बट सबका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अलग अलग होगा। आपको पता होगा बच्चों, वेपर बहुत स्पीड में रिएक्ट करेगा, राइट, वेपर जो है वो बहुत ही स्पीड में रिएक्ट करेगा। तो ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा बच्चों? ये सारी चीजें 2 चीजें डिसाइड करेगा। ओके, पहला तो डिसाइड करेगा कि जो पार्टिकल्स है उसके पास एनर्जी कितनी है, और दूसरा ये पार्टिकल किस तरह से एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हो रहे हैं, राइट। आई विल राइट हियर, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट different rate of reaction, right, and these properties are decided by 2 things. First is energy of the particles, और दूसरा the way in which they aggregate, the way in which they aggregate or combine with each other, right। तो इन 2 चीजों से पता चलेगा बच्चों कि पार्टिकल जो है उसके क्या प्रॉपर्टीज है, राइट। चलिए बच्चों, अब सवाल ये है कि भाई स्टेट डिसाइड कौन करेगा, मैं क्या आप? ना मैं ना आप। स्टेट डिसाइड करने के लिए 2 अपोजिंग फैक्टर एक दूसरे के अपोज में काम कर रहे होंगे, राइट। तो देखो बच्चों, स्टेट इज डिसाइडेड बाय 2 opposite factors। पहला फैक्टर है इंटरमोलेक्यूलर इंटरेक्शन, इंटरमोलेक्यूलर इंटरेक्शन।
पहला है भाई इंटरमोलेक्यूलर इंटरेक्शन, राइट, मतलब जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे और ये इंटरेक्शन कोशिश करेगा मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखने की, राइट। तो ये ट्राई करेगा, ट्राई टू होल्ड टुगेदर, इट विल ट्राई टू होल्ड टुगेदर। और दूसरा अपोजिंग फैक्टर जो है वो है थर्मल एनर्जी, राइट। थर्मल एनर्जी क्यों बच्चों, तो हमें पता है कि कोई भी चीज जो है वो टेम्परेचर की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी पजेस करता है, राइट। तो वो एनर्जी की वजह से, दैट इज कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी, इस एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल कोशिश करेंगे एक दूसरे से दूर भागने की, राइट, ओके। तो दिस विल ट्राई टू सेपरेट द पार्टिकल्स, और जब इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होगा ना, तब आपके मॉलिक्यूल का या तब आपके जो भी सब्सटेंस है उसका स्टेट डिसाइड होगा, राइट। सो इक्विलिब्रियम बिटवीन दिस टू डिसाइड स्टेट ऑफ मैटर, राइट। चलो, तो इन दोनों के बीच में हमें खेलते रहना है। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों अबाउट द इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन, किस टाइप के अट्रैक्शन होते हैं, कैसे कैसे अट्रैक्शन होते हैं। चलिए क्विकली उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं अबाउट द इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में किस टाइप के फोर्सेस होंगे, राइट। तो दिस इज द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इंटरैक्शन, attractive and repulsive interaction between molecules. It is the attractive and repulsive interaction between the molecules, हाँ, ओके। तो यहाँ पे बच्चों आपको आयोनिक फोर्स या आयोनिक बॉन्ड के बारे में बात नहीं करना है, राइट, बिकॉज वो तो आयन को जोड़ के रखता है, हम तो मॉलिक्यूल को जोड़ के रखने वाले की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या आपको एक्सक्लूड करना है, आप एक्सक्लूड करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक force, that is the ionic force या ionic bond between the ions and covalent bond, because ये covalent bond का काम तो एटम को जोड़ के मॉलिक्यूल बनाना है, हम तो वो कर चुके हैं, हम तो मॉलिक्यूल के बीच की बात कर रहे हैं ना, राइट। सो covalent bond between the atoms to form molecule, उसकी बात नहीं करनी है, राइट। चलिए बच्चों, अब ये जो इंटरेक्शन हम बात करने वाले हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, राइट, जो अट्रैक्शन लगना है मॉलिक्यूल के बीच में, उसको हम प्यार से कहते हैं वॉन डर वाल्स फोर्स। क्या कहते हैं बच्चों, उसको प्यार से हम कहते हैं वॉन डर वाल्स फोर्स, राइट। चलिए, वॉन डर वाल्स फोर्सेस, सो वॉन डर वाल्स फोर्सेस आर नथिंग बट द अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज इट? इट इज अट्रैक्टिव interaction between molecules, राइट। ये वॉन डर वाल्स साइंटिस्ट का नाम है, आगे जाके आप पढ़ोगे, ही स्टडीड अबाउट द डेविएशन ऑफ द आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैस, कि रियल गैस किस तरह से आइडियल गैस से अलग होते हैं, क्यों डेविएशन दिखाते हैं, वो सब आप वॉन डर वाल्स में आगे जाके पढ़ोगे। चलिए बच्चों, वॉन डर वाल्स में आपको कितने फोर्स पढ़ने हैं, तो आप सबसे पहले बच्चों फोर्स पढ़ोगे इसके अंदर डिस्पर्शन, और यू कैन से London force. That's the first one you will learn. Second, you will learn dipole-dipole interaction, or you can say dipole-dipole force, right? Then you will learn dipole-induced dipole force, dipole-induced dipole force, और एक चौथा पढ़ोगे बच्चों अलग से हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट, जो डाइपोल डाइपोल का ही एक कैटेगरी है, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, राइट। डाइपोल डाइपोल बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये, दैट इज अदर कैटेगरी विच इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे, राइट। चलिए आगे जाके एक और बॉन्ड भी आप पढ़ोगे बच्चों, दैट इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन, जो यहाँ पे वॉन डर वाल्स में इंक्लूड नहीं होता है, राइट। तो एक और चीज यहाँ से एक्सक्लूड करेंगे वॉन डर वाल्स से, राइट, दैट इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन जो हम यहाँ से एक्सक्लूड करेंगे, राइट। वो वॉन डर वाल्स का कैटेगरी नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो वॉन डर वाल्स मतलब मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन लगने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज अ वॉन डर वाल्स फोर्सेस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप के फोर्सेस है, दैट इज द डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स। लेट्स सी दैट। चलिए बच्चों, तो लंडन फोर्स, सबसे पहला पॉइंट, लंडन फोर्स एक्ट बिटवीन non-polar molecules. It act between non-polar molecules, right? राइट। अब सवाल ये है, व्हाट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सो नॉन पोलर मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनका डाइपोल मोमेंट कैसा होता है, जीरो होता है,
राइट। सो नॉन पोलर का मतलब है मोलिक्यूल्स हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट, मॉलिक्यूल हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट। जीरो डाइपोल मोमेंट का मतलब ये है कि उसके अंदर जो चार्ज क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा, उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा भाई? सिमेट्रिक होगा। कैसा होगा? चार्ज के क्लाउड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक होगा, राइट। तो यहां पे होगा बच्चों सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज क्लाउड, राइट। दिस मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब होगा क्या बच्चों कि सपोज ये आपका एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उसका चार्ज अभी एकदम सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब अभी ये नॉन पोलर है, राइट। ऐसे दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं बच्चों ए एंड बी, बोथ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड बोथ राइट नाउ आर नॉन पोलर। दोनों के दोनों कैसे है भाई? नॉन पोलर है। अब ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते किसी एक तरफ ज़्यादा हो जाए, बन सकता है ऐसा, राइट। जिस तरह सोलर सिस्टम में भी तो होता है ना कि घूमते घूमते कभी सारे प्लैनेट एक तरफ हो जाते हैं, फिर वापस रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, राइट। तो अगर मान लो कि दोनों में से एक मॉलिक्यूल के चार्ज क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्रिसिटी गड़बड़ाई, राइट। सो सपोज इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए बिकम अनसिमेट्रिक, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए बिकम अनसिमेट्रिक, राइट। अगर दोनों में से एक का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा? अनसिमेट्रिक होगा, मतलब वो टेम्पररी मोमेंटम बन जाएगा एंड इट बिकम पोलर टेम्पररीली, राइट। वो टेम्पररी कैसा हो जाएगा भाई? पोलर हो जाएगा। मतलब अगर मान लो कि इस ए के अंदर जो क्लाउड है वो घूमते घूमते इस तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो होगा क्या भाई? इस तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव इस तरफ रह जाएगा, राइट। तो यहाँ पे डाइपोल बना बच्चों, ये क्या बना बच्चों? मोमेंटरी डाइपोल बना। अब एक मोमेंटरी डाइपोल बना है तो आपको पता होगा बच्चों, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, राइट। तो इसके बाजू में जो बी वाला है वो भी कैसा हो जाएगा बच्चों? पार्शियली या टेम्पररी वो भी कैसा हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा हो चुका है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा, इसलिए इसका भी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस तरफ चला जाएगा, राइट। अब क्या हो रहा है बच्चों? तो यहाँ पे नेगेटिव एंड है, यहाँ पे पॉजिटिव एंड है, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। तो ये जो टेम्पररीली इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अनसिमेट्रिक बना है पोलर मॉलिक्यूल में, उसकी वजह से जो फोर्स आया ना, दैट इज कॉल्ड एज लंडन फोर्स। क्या कहते हैं बच्चों? लंडन फोर्स कहते हैं, राइट। तो इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए बिकम अनसिमेट्रिक एंड इट विल बिकम पोलर टेम्पररीली, इट इंड्यूस डाइपोल मोमेंट इन मॉलिक्यूल बी ऑल्सो, राइट। तो इसको देख के ये भी डाइपोल बन गया। नाउ दिस टू पोलर मॉलिक्यूल, जो टेम्पररी पोलर बना है वो टेम्पररी पोलर क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, राइट। सो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दिस टू टेम्पररी पोलर मॉलिक्यूल, दिस टू टेम्पररी पोलर मॉलिक्यूल, so पहले तो नॉन पोलर ही है वो, राइट। दिस अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन या लंडन फोर्स। क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम कहेंगे डिस्पर्शन और लंडन फोर्स, राइट। चलिए बच्चों, ये जो भी आपका डिस्पर्शन या लंडन फोर्स है दैट इज अ वेरी वीक इन नेचर, क्योंकि ये परमानेंट भी नहीं है। कैसा है भाई? ये तो टेम्पररी है, क्योंकि वापस ये जो क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिक बना था वो वापस अपने आप ही क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर ये सिमेट्रिक हो गया तो फिर ये भी वापस सिमेट्रिक हो जाएगा, फोर्स निकलना बंद हो जाएगा, राइट। मतलब इट इज टेम्पररीली, इट इज वेरी वीक एंड इट इज अ शॉर्ट रेंज, इट ओनली एक्ट अप टू 500 पिकोमीटर। कितने पिकोमीटर तक ये फोर्स लगेगा दो मॉलिक्यूल के बीच में? खाली 500 पिकोमीटर तक ही लगेगा। और यहाँ पे जो भी बॉन्ड बनेगा बच्चों, उसका जो इंटरैक्शन एनर्जी है, बॉन्ड और यू कैन से इंटरमोलिक्यूलर इंटरैक्शन एनर्जी, इंटरमोलिक्यूलर इंटरैक्शन एनर्जी हो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस रेज़ टू 6, राइट। मतलब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे पार्टिकल दूर जाएंगे वैसे वैसे इंटरैक्शन एनर्जी जो है वो क्या होने वाला है? घटने वाला है। बिकॉज जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इंटरैक्शन एनर्जी बहुत ही रैपिडली घटेगा, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 6 पावर है, राइट। क्या है बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 6 पावर है। देख लीजिए आ गया।
राइट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 6 पावर r। क्या है बच्चों, r है इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस, दो मोलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस, r इज इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस, राइट। r क्या है बच्चों, r जो है वो इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, ओके। मतलब यहाँ पे दो मोलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो r है। डिस्टेंस जैसे जैसे कम होगा वैसा वैसा इंटरेक्शन एनर्जी बढ़ती जाएगी, बहुत रैपिडली बढ़ेगी, राइट। तो ये हो गया बच्चों आपको पहले टाइप का फोर्स, दैट इज द लंडन फोर्स, जो बिटवीन दो नॉन पोलर मोलिक्यूल में लगेगा। दोनों में से एक का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर अनसिमेट्रिक बना वो टेम्पररी पोलर बनेगा, उसको देख के दूसरा भी क्या बनेगा, पोलर बनेगा, राइट। और ये दोनों के बीच में अब जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड एज लंडन फोर्स। टेम्पररी है, बहुत ही वीक है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, एंड इंटरेक्शन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁶। चलिए दूसरे फोर्स की बात करते हैं बच्चों, डाइपोल। डाइपोल, चलिए भाई, तो सेकंड फोर्स जो है दैट इज अ डाइपोल। डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स, नाम में ही लिखा है डाइपोल। डाइपोल मतलब इट एक्ट्स बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल पहले से ही पोलर है, राइट। तो आपको पता ही है बच्चों पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, वो पता है ना। तो पोलर मॉलिक्यूल आर दोस विच हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट, दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, राइट। और उनका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है बच्चों, असिमेट्रिक होता है, या अनसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहले से ही अनसिमेट्रिक ही रहता है, राइट। अनसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, ओके। जैसे कि मान लीजिए बच्चों देयर इज अ मॉलिक्यूल ऑफ HCl, कोवेलेंट बॉन्ड बना है, वी नो दैट क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन क्या है बच्चों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा तो क्लोरीन जो है वो कैसा बनेगा, पार्शियल नेगेटिव बनेगा। हाइड्रोजन कैसा बनेगा, पार्शियल पॉजिटिव बनेगा, राइट, ओके, ठीक है। तो ये आपका परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है जिसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ रहेगा, प्लस से माइनस, ओके। चलिए अब यहाँ पे जो चार्ज है बच्चों, दिस चार्ज इज लेस देन यूनिट चार्ज, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होना, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक नहीं आएगा, बट इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा बहुत खाली शिफ्ट होने वाला है। तो ये जो भी आपको चार्ज मिलेगा ना ऊपर, दिस इज लेस देन यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दिस इज लेस देन यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, राइट। चलिए बच्चों, तो एक HCl मॉलिक्यूल यहाँ पर है आपका, ठीक है, राइट। ये आपका पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। ये दूसरा एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। एक और HCl यहाँ पर है, partial negative chlorine, partial positive hydrogen. Now definitely we know that positive negative will interact and they will always attract each other. तो इसका negative और इसका positive क्या करेंगे, एक दूसरे को attract करेंगे, सेम एज यहाँ पे भी attract करेंगे, राइट। तो ये जो बना ना बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स, ओके। चलिए बच्चों, इसके बारे में थोड़े बहुत डिटेल लिखते हैं। डाइपोल डाइपोल जो फोर्स है बच्चों, अगर आप उसका स्ट्रेंथ की बात करो तो इट इज स्ट्रॉन्गर देन van der Waals, it is stronger than London force, but it is weak than iron force, right? Because आयन के बीच का जो फोर्स होगा वहां पे तो कंप्लीट आयन बना है, कंप्लीट आयन बना है मतलब चार्ज ज्यादा होगा ना, राइट। कंप्लीट ट्रांसफर होगा तो चार्ज ज्यादा होगा, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना अट्रैक्शन भी ज्यादा लगेगा। तो अगर आप इसके स्ट्रेंथ की बात करोगे, राइट, ओके, तो लंदन फोर्स तो सबसे वीक ही रहना है आपका। लंदन फोर्स के कंपेयर में ये डाइपोल डाइपोल स्ट्रांग होगा, राइट, बट इट इज वीकर देन आयन फोर्स या आयन डाइपोल फोर्स, राइट, बिकॉज आयन के पास कंप्लीट चार्ज होता है। आयन के पास कैसा चार्ज होता है बच्चों, आयन के पास जो है वो कंप्लीट चार्ज होता है, तो वो फोर्स भी ज्यादा स्ट्रांग लगाएगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना फोर्स कैसा लगना है, स्ट्रांग लगने वाला। दैट इज अ क्वाइट सिंपल थिंग, राइट। चलिए बच्चों, इसकी अगर आप इंटरेक्शन एनर्जी की बात करोगे कि दो मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन एनर्जी कितना है, तो इसका इंटरेक्शन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁵ कब, when the molecules are stationary। अगर मॉलिक्यूल स्टेशनरी है तो इंटरेक्शन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ एंड दिस इंटरेक्शन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶ अगर मॉलिक्यूल रोटेट कर रहे हैं, फॉर द केस ऑफ रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल रोटेट कर रहे हैं ना तो जो इंटरेक्शन एनर्जी है बच्चों दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶। इंटरेक्शन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶। चलिए बच्चों, ये जो फोर्स है वो कैसा है, परमानेंट है। दिस इज द परमानेंट फोर्स, इज इट क्लियर। तो ये हो गया बच्चों आपके दूसरे टाइप का फोर्स, दैट इज डाइपोल डाइपोल फोर्स, जो आपके
परमानेंट डाइपोल वाले जो मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल, उसके बीच में लगता है। चलिए तीसरी बात करेंगे बच्चों, द फोर्स बिटवीन द आयन डाइपोल इंटरेक्शन, या यू कैन से डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। चले भाई, थर्ड जो है वो है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। करना क्या है बच्चों, तो एक डाइपोल है तो ऐसे दिख रहा है, इट एक्ट बिटवीन, एक डाइपोल है मतलब पोलर मॉलिक्यूल, और दूसरा इंड्यूस डाइपोल है मतलब दूसरा जो है ना वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इट एक्ट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, राइट। तो एक मॉलिक्यूल ऑलरेडी आपका पोलर है, तो हम पोलर मॉलिक्यूल को ऐसा डिपिक्ट करेंगे, एक तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ पे बेचारा एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। कैसा है भाई ये मॉलिक्यूल? नॉन पोलर है, राइट। दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल, दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा, जैसे ही दोनों एक दूसरे के पास आएंगे ना, तो ये पोलर मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब करेगा, राइट। इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी असिमेट्रिक बना देगा, राइट। सो व्हेन दिस टू कम क्लोजर, राइट, व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड of that non-polar molecule gets distorted, और वो खुद भी क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, and it also become polar। चलो दोनों को थोड़ा पास में लाते हैं बच्चों एक दूसरे के। ये तो ऑलरेडी पोलर था, अब ये बेचारा जैसे ही पास में आया उसका क्लाउड भी डिस्टॉर्ट हो गया है, प्लस की तरफ माइनस अट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस की तरफ प्लस अट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। मतलब ये भी बेचारा कैसा हो गया, डाइपोल हो गया, बट ये डाइपोल इंड्यूस्ड है, मतलब इसकी वजह से ये डाइपोल बना है ना, तो इसे कहेंगे हम इंड्यूस्ड डाइपोल, राइट। चलिए बच्चों, अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बार बार करते आए, वापस करेंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, राइट। डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। चलिए बच्चों, इसका भी जो इंटरेक्शन एनर्जी है, यहां भी जो बच्चों इंटरेक्शन एनर्जी है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶। इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶। और दूसरी एक बात बच्चों बहुत सिंपल सी है कि इस बॉन्ड का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग, तो ये जो परमानेंट डाइपोल वाला है उसका खुद का डाइपोल मोमेंट कितना है, अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए, राइट। दैट इज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, राइट। और दूसरा कि ये जो नॉन पोलर है उसकी खुद पोलराइज होने की एबिलिटी कितनी है, राइट। दैट इज पोलराइजेबिलिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलराइजेबिलिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, राइट। और हमें पता है बच्चों कि अगर ये आयन बड़ी साइज का होगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना बड़ा होगा उतना इजीली वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, राइट। इसके लिए आपका जो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, राइट। चलिए बच्चों, तो ये तीसरा हो गया आपका डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। तो पहला फोर्स जो था लंदन फोर्स, वो दोनों नॉन पोलर के बीच में था। डाइपोल डाइपोल दोनों पोलर के बीच में है। डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल पोलर एंड नॉन पोलर के बीच में है, ठीक है। चलिए बच्चों, चौथा फोर्स बात करेंगे अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। चलिए यहां पर ही लिख देंगे बच्चों, इतना ज्यादा डेटा है नहीं। सो हाइड्रोजन बॉन्ड इज द कैटेगरी ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स, बट वो बहुत ही स्ट्रांग है। सो इट इज अ स्ट्रांग डाइपोल डाइपोल फोर्स ओनली, राइट। नॉर्मली ये किसके बीच में लगता है बच्चों, तो हमने ऑलरेडी आगे वाले चैप्टर में पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये लगता है बच्चों जब हाइड्रोजन जुड़ा हो फ्लोरीन के साथ, या हाइड्रोजन जुड़ा हो ऑक्सीजन के साथ, या हाइड्रोजन जुड़ा हो नाइट्रोजन के साथ, राइट। ओके, तो ये आपका जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनेगा, जो दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जाके इंटरेक्ट करेगा, ठीक है ना। ओके, और बहुत बार ये हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ जुड़ा होता है तब भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलिए बच्चों, इसका जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है। इस बॉन्ड का जो एनर्जी है दैट इज 10 to 100 किलो जूल पर मोल, मतलब ये बहुत ही स्ट्रांग है। और बहुत सारे कंपाउंड में इट विल डिसाइड द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, इट विल डिसाइड द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। किसके अंदर, तो जब आप बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे ना, यू विल लर्न अबाउट द प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड,
राइट तो इन सब के अंदर प्रॉपर्टी डिसाइड करता है कौन? हाइड्रोजन बॉन्ड। इन सब के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना वो प्रॉपर्टी डिसाइड करने का काम करता है। किसके अंदर भाई? प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड में, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। चलिए हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन हाइड्रोजन, अट्रैक्टिव interaction between hydrogen of one molecule and lone pair of atom of other molecule, lone pair of atom of other molecule, right? जैसे कि अगर HF है तो we know that फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होती है, right? ओके, तो एक मोलेक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मोलेक्यूल का लोन पेयर, उसके बीच में कितना इंटरेक्शन हो रहा है ना, दिस इज नथिंग बट हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है भाई? ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, और जितना स्ट्रॉन्ग ये इंटरेक्शन होगा उतना आपका हाइड्रोजन बॉन्ड भी कैसा रहेगा बच्चों? स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। कैसा रहने वाला है? आपका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो भी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। इज इट क्लियर? ओके, चलिए बच्चों, ये तो हो गया अट्रैक्शन के बारे में। हमने इतना देखा भाई कि दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है, अलग अलग टाइप के अट्रैक्शन देखे। तो क्या खाली अट्रैक्शन ही होता है, रिपल्शन नहीं होता है? तो रिपल्शन भी होता है। देखो बच्चों, रिपल्सिव इंटरेक्शन, ओके। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, जब आप दो मॉलिक्यूल को पास में लाओगे तो अल्टीमेटली दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी पास में आएंगे, एंड वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, दे विल रिपेल ईच अदर। साथ में दोनों के न्यूक्लियस भी पास में आएंगे, दे विल आल्सो रिपेल ईच अदर। सो राइट, सो there will be repulsion between electron clouds, there will be repulsion between the electron clouds and nucleus of molecules close to each other, राइट अगर मॉलिक्यूल पास में आए तो फिर उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी रिपेल करेगा एक दूसरे को, न्यूक्लियस भी एक दूसरे को रिपेल करेगा बच्चों। इसीलिए liquid and solids are hard to compress, right? because liquid and solid के अंदर ऑलरेडी पार्टिकल बहुत पास में होते हैं, उनके बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, तो आप उसको कॉम्प्रेस ही नहीं कर पाओगे ड्यू टू लार्ज रिपल्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, राइट। तो मॉलिक्यूल के बीच में जो एकदम लार्ज रिपल्शन है ना बच्चों, उसकी वजह से आप लिक्विड या सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर पाओगे। हाँ, गैस को आप कंप्रेस कर सकते हो, बिकॉज गैस में पार्टिकल बहुत दूर है, आप उसको पास में ला सकते हो। पर सॉलिड लिक्विड तो ऑलरेडी बहुत पास है, अगर आप और पास में लाओगे तो रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब मॉलिक्यूल पास में ही नहीं आएंगे। किसके अंदर? सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में। समझ गए इतना? चलिए बच्चों, ये बात हो गई अबाउट द मोलिकुलर इंटरेक्शन। मैंने स्टार्टिंग में कहा था दो चीजें साथ में डिसाइड करती है स्टेट। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा है थर्मल एनर्जी। लेट्स सी व्हाट इज थर्मल एनर्जी। चलिए बच्चा लोग, थर्मल एनर्जी क्या है भाई? तो थर्मल एनर्जी है एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इट इज एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, राइट। ओके, एटम एंड मॉलिक्यूल शांति से बैठने वाले नहीं है, वो कंटिन्यूसली मूवमेंट करते रहेंगे, और मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी है उसे कहते हैं थर्मल एनर्जी। एंड दिस थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, है ना। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा एनर्जी मिलने वाला है, राइट। ओके, चलिए बच्चों, तो ये थर्मल एनर्जी का काम है पार्टिकल को एक दूसरे के दूर ले जाना। इट टेंड्स टू कीप पार्टिकल अवे फ्रॉम ईच अदर। इट टेंड्स टू कीप पार्टिकल अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर ले जाने की कोशिश करेगा ये, राइट। चलिए बच्चों, तो स्टेट कौन डिसाइड करेगा? तो ये आ गया बच्चों फाइनल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इज डिसाइडेड बाय बैलेंस बिटवीन इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस, बैलेंस बिटवीन इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी। इन दोनों के बीच में बैलेंस से आपका स्टेट डिसाइड होने वाला है, ठीक है। चलिए बच्चों, बहुत सिंपल सा लॉजिक देखते हैं। लॉजिक कहता है कि भाई सॉलिड, लिक्विड
गैस। ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर मान लो आपने इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन बढ़ाया तो आपको पता होगा बच्चों सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है सॉलिड में, राइट। तो अगर इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन बढ़ा तो गैस विल टर्न टू लिक्विड, लिक्विड विल टर्न टू सॉलिड। राइट, अगर इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन बढ़ा तो सॉलिड गैस में से लिक्विड बनेगा, लिक्विड में से सॉलिड बनेगा। और अगर थर्मल एनर्जी बढ़ी, पार्टिकल दूर जाएंगे तो सॉलिड विल टेंड टू बिकम लिक्विड, लिक्विड विल टेंड टू बिकम गैस। तो अगर थर्मल एनर्जी बढ़ी तो ये इस तरफ चला जाएगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, राइट। ओके, तो बच्चों सवाल यह है कि क्या अगर आपको गैस को सॉलिड में या लिक्विड में कन्वर्ट करना है, अगर आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या खाली पार्टिकल को पास पास में लाने से गैस लिक्विड बन जाएगा? क्या खाली कंप्रेशन करने से गैस लिक्विड बन जाता है? नहीं बनता है, राइट। अगर आपको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है ना तो आपको थर्मल एनर्जी भी एक पर्टिकुलर एनर्जी से डिक्रीज करना पड़ेगा, राइट। खाली कंप्रेशन से गैस लिक्विड बनता नहीं है, ये आगे जाके आप चैप्टर में पढ़ोगे, राइट। मतलब स्टेट चेंज करने के लिए खाली इंटरेक्शन फोर्सेस काम नहीं करते हैं, राइट। देयर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग विच इज थर्मल एनर्जी, राइट। तो गैस को लिक्विड करने के लिए आपको पार्टिकल को पास में भी लाना है, साथ में टेम्परेचर भी डाउन करना है, थर्मल एनर्जी भी डाउन करनी पड़ेगी, तब जाके गैस के पार्टिकल लिक्विड स्टेट बनाएंगे, राइट। ओके, तो ये हो गया बच्चों आपका स्टार्टिंग चैप्टर, स्टार्टिंग डिस्कशन ऑफ द चैप्टर के स्टेट डिसाइड कौन करता है। तो स्टेट बेसिकली दो चीजें डिसाइड करती है, एक तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कितना है, दूसरा थर्मल एनर्जी कितना है वो, राइट। मेनली तीन स्टेट होते हैं बच्चों, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इस चैप्टर में आप मेनली पढ़ोगे अबाउट द गैसियस स्टेट और लास्ट में जाके आप पढ़ोगे बच्चों अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सम लिक्विड, इतना ही पढ़ना है आपको, राइट। और 12th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर आने वाला है बच्चों सॉलिड स्टेट। तो अभी इस चैप्टर में आप खाली गैस के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हो, ठीक है। चलिए तो डिटेल में पढ़ेंगे गैस के बारे में अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर यहीं पे आपको मैं छोड़ के जाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसका एकदम प्रॉपर से एक नोट्स बनाओगे ताकि आप आगे जाके बहुत इजीली इसको रिवाइज कर सको, ठीक है। चलिए बच्चों मिलते हैं वापस अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।